हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FB और इस सेट का ये तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे इन दोनों पार्ट को मिला करके हमने सवाल नंबर 5 के सभी खंडों को सॉल्व किया है और सवाल नंबर 6 के खंडों को हम इस तीसरे पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल है सवाल नंबर 6 का पहला खंड। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम होगी। ये सवाल है, 5 नंबर के सवाल है ये। सवाल नंबर 6 का पहला है। सवाल में दिया हुआ है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम होगा। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें से एक तरीका सबसे आसान है, वो ये है कि 3 बार एक पासे को फेंकने पर कम से कम एक पर विषम अंक आने की प्रायिकता। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक में से सम अंक आने की प्रायिकता घटा देनी है। तो सम अंक आने की पहले पासे पर 1/2, दूसरी बार के उछाल पर 1/2 और तीसरी बार के उछाल पर 1/2। ये कैसे हुआ देखो, पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें से ये सम संख्याएं हैं तो सम अंकों की प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही विषम अंकों की प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। तो ये सभी सम अंकों की प्रायिकताएं हैं। टोटल प्रायिकता 1 होती है, उसमें से सम अंकों को घटा देंगे तो विषम का स्थान आ जाएगा, यानी 1 - 1/8 यानी 7/8। ये इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक ऋण सम अंक आने की प्रायिकता। या फिर एक और तरीका है जिसमें हम सभी घटनाओं को बनाते हैं। तो मान लो कि हमने जो सम है उनको ई से दिखाया है और विषम, ई मतलब इवन, और विषम को हम ओ से दिखा रहे हैं, मीन्स ऑड। अगर हम 3 उछाल लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम टोटल घटनाएं लेंगे। मान लो तीनों पर सम संख्याएं आई, एक पे सम संख्या आया, बाकी दोनों बार ऑड आया। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से, जीरो नहीं बल्कि ओ, ई और ओ और ई। एक तो ये हो गया रीअरेंज। अब की बार में हम 2 बार ई लेंगे, तो एक ये रीअरेंज हो गया, ई ओ ई, एक ये हो गया और एक हो गया सब पे ओ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल इनका अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अरेंजमेंट हुआ, जिसमें से केवल एक ही कंडीशन ऐसा है जब सब पे सम संख्याएं हैं। बाकी इन सभी लाइनों में किसी में 1 बार है विषम संख्या ऑड, तो किसी में 2 बार है, किसी में 3 बार है। तो यहाँ पे टोटल घटनाएं यस की जो वैल्यू है यहाँ पे टोटल 8 है, और जो हमें चाहिए यानी NO नंबर ऑफ ऑड आने का, वो है 7। तो इसीलिए PO क्या होगा, नंबर ऑफ यस बटे नंबर ऑफ O, यानी 7 बटे नंबर ऑफ O बटे नंबर ऑफ यस। अनुकूल परिस्थिति बटे टोटल परिस्थिति, तो 7/8 इसका उत्तर हो जाएगा। एक ये तरीका है लगाने का और एक ये तरीका है। यह है सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड, आप इसको लगा सकते हैं।
अब हम आपको अगला सवाल देते हैं, दिखाते हैं सवाल नंबर 6 का जो दूसरा खंड है उसके बारे में। सवाल है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। यानी सबसे लोवेस्ट वैल्यू z की निकालनी है और हमारे पास इक्वेशन है 2x + y ग्रेटर r = 3 और x + 2y ग्रेटर r = या ग्रेटर एंड इक्वल 6 है और x की वैल्यू दिया हुआ 0 के बराबर है और बड़ी है। यानी हमें इसका सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा, उसके बाद ही जवाब इसका मिल पाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? सवाल है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। तो जो समीकरण दिए हैं हमें समीकरण को लिखना है। समीकरण में हमें z की वैल्यू निकालनी है और वह है x+2y। फिर एक इक्वेशन दिया है 2x + y ग्रेटर r = 3। तो इसको हम केवल इक्वल वाला पोजीशन लेके एक समीकरण नाम देंगे। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और x+2y ग्रेटर r = 6, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे x+2y = 6। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है विलोपन विधि या वज्रगुणन या प्रतिस्थापन, चाहे जैसे करके। जैसे मान लो हम इसको विलोपन विधि से लगाना चाहते हैं, तो अगर हम x का विलोपन करेंगे तो दूसरे में 2 से गुणा करना पड़ेगा। y का विलोपन करना चाहते हैं तो पहले में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब y के गुणांक बराबर होंगे। तो इन दोनों में से किसी का भी आप विलोपन कर सकते हो। साथ में आप प्रतिस्थापन करने के लिए चाहे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या x की, या फिर इसमें से y या x की और दूसरे समीकरण में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे विलोपन करेंगे और y का करेंगे। तो लिख देंगे y का विलोपन। y का विलोपन करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 6। ये हमारा पहला समीकरण अब कुछ ऐसा हो गया। और दूसरा x + 2y = 6, ये है दूसरा समीकरण। अब हम दोनों को घटा देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो गया 3x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू हो गई 0। अगर x की वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पे हम रख दें, तो y का मान 3 आएगा। या फिर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो 2y = 6 यानी y = 3। यानी y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना। ग्राफ हम यही दिखाते हैं ताकि आपको ये समीकरण भी साथ में दिखे। थोड़ा सा हम ऊपर लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया, इधर x है इधर y है। अब हम पहले समीकरण पर ध्यान देते हैं। इस समीकरण में अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो y का मान 3 आएगा। जब x की जगह 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है ये निर्देशांक, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। हम जब y की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 0। अब हम इसको मिला देते हैं। इसको आप सीधा मिला सकते हो स्केल से। और मिलाने के बाद हम चाहे इधर या इधर कहीं पर भी हम समीकरण का नाम लिखेंगे। यह है 2x + y = 3। अब दूसरे समीकरण पर आते हैं। जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, यानी यहीं पे ये पॉइंट है। और उसके बाद कहा है कि जब हम मान लो एक और हमें पॉइंट लेना होगा तभी लाइन सीधी बना सकते हैं। तो इस पे यहाँ पे हमें y 0 मिलेगा तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो मान लेते हैं वो ये है। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। अब इसका निर्देशांक हो गया 6, 0। अब सवाल में दिया था कि x ग्रेटर r = 0 है और y ग्रेटर r = 0 है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x इस तरफ आगे भाग रहा है और y इस तरफ आगे भाग रहा है। मतलब इसी एरिया में हमें आगे बढ़ना है। तो इसको आपको छायांकित करना है, किसी कलर से कर सकते हो। जैसे मैं हम इसको नीले कलर से कर देते हैं। और उसके बाद
आप ये वाली लाइन जिसका समीकरण है x + 2y = 6, इसको भी आप अलग कलर से, काला नीला किसी से भी आप कर सकते हो। तो ये जो उभयनिष्ठ वाला भाग है यही आपका उभयनिष्ठ हल होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग अलग जगह पर आएंगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम खोजने के लिए अब हम एक पैटर्न लेंगे, एक ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ में हम x लिखेंगे, y लिखेंगे और z की वैल्यू है x + 2y। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनके निर्देशांक उठाने हैं आपको। तो ये 0, 3 है और ये निर्देश 0, 3 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 0, और एक है x की वैल्यू 6 यहाँ पे देखो, और y की वैल्यू है 0। इन तीनों बिंदुओं से हमें z की वैल्यू निकालनी है। जैसे जब x का मान 0 रखें, y का मान 3 रखें तो z की वैल्यू आएगी 6। x की वैल्यू 3/2 रखें, y की वैल्यू 0 रखें यहाँ पर, तो ये आएगा 3/2। x की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे, कहोगे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसमें न्यूनतम, क्योंकि सवाल में कहा था न्यूनतमीकरण करो, लेकिन ये हमारा पॉइंट उभयनिष्ठ में नहीं है। आप चाहे तो जब आप ये कॉलम बना रहे हो तो आप उसमें से इसको शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका उभयनिष्ठ हल है वो यहाँ से शुरू हो रहा, ना कि इसके पीछे से। तो ये 3/2 और 0 वाले को आप इंक्लूड मत करना, केवल आप 0, 3 ले लेना और 6, 0 ले लेना, और इन दोनों पर वैल्यू मिनिमम है, मतलब आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो इसी लाइन पर होगी। तो लिखेंगे इसलिए 0, 3 और 6, 0 को मिलाने वाली रेखा पर z बराबर x + 2y बराबर जो 6 है न्यूनतम मान होगा। और यही इस सवाल का जवाब है। यह है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड, वो ये है। हल कीजिए, एक समाकलन का सवाल है। 3x + 5 नीचे x³ - x² - x + 1 dx, इसको हल करना है। तो ये है सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड। समाकलन करना है 3x + 5 x³ - x² - x + 1 dx, ये सवाल है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे 3x + 5 और यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 1 और इधर से माइनस कॉमन x - 1 dx, यानी सवाल हमारा हो गया 3x + 5 और यहाँ से कॉमन था x², तो एक क्वेश्चन में x² - 1 और एक क्वेश्चन में x - 1, ये सवाल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में x² - 1 और एक क्वेश्चन में x - 1 dx। चाहे आप इसको ऐसा लिखो या फिर इसको लिख सकते हो x - 1 × x + 1, क्योंकि a² - b² है। तो उस हिसाब से अगर बदलोगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 बटे में x - 1 x + 1 और इधर x - 1 पहले से है, ये हो गया dx, या ये हो जाएगा 3x + 5 बटे में x - 1 का होल स्क्वायर और कोष्ठक में x + 1 dx, ये हो गया। अब हमें इसका गुणनखंड करके हमें इसको अलग अलग पदों में विभाजित कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि 3x + 5 x - 1 का वर्ग और x + 1, ये बराबर है a/x - 1 के,
प्लस बी बटे, जब इस पे स्क्वायर लगती है तो क्रमवार बढ़ता है, एक बार x माइनस वन लिखना है, एक बार x माइनस वन का वर्ग, प्लस सी बटे एक्स प्लस वन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें x माइनस वन है, एक x माइनस वन गायब है और एक x प्लस वन गायब है, यानी इसमें गुणा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन से, और x माइनस वन स्क्वायर पहले से है, x प्लस वन से केवल इसमें गुणा करना है, और प्लस सी, x प्लस वन है, x माइनस वन का स्क्वायर गायब है, और नीचे वाली चीज़ अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ का हर बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 5, या इसको लिखेंगे 3x प्लस 5 इक्वल ax स्क्वायर माइनस ए और प्लस bx प्लस बी और प्लस सी, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वन माइनस में 2x, तो ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस सी माइनस में 2cx। ये कैसे हुआ, इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x और c से गुणा हो गया। अब x स्क्वायर वाले पार्ट एक साथ, ax स्क्वायर cx स्क्वायर एक साथ हैं, तो इसको ऐसा लिख देंगे, x वाले पार्ट एक साथ, तो यहाँ bx है, यहाँ माइनस 2cx है, तो ये हो जाएगा b माइनस 2c, और बिना x वाले एक माइनस ए, एक प्लस बी, एक प्लस सी, ये इतना हो गया। और इधर है 3x प्लस 5। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर के पावर से, x के पावर से और बिना x के, तो इधर x स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब a प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और b माइनस 2c, इसकी वैल्यू होगी 3 क्योंकि इधर x है। एक समीकरण ये हुआ, एक समीकरण ये हुआ, और माइनस a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 5 क्योंकि इधर पे अचर पद है। ये है समीकरण नंबर 3। तो अगर आप पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में से तीसरे को घटाएंगे तो b गायब हो जाएगा। तो आप इसमें से पहले दूसरे को हल कर लो या दूसरे तीसरे के साथ शामिल कर दो। तो हम यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ देते हैं। किसी भी तरीके से आपको a b c वैल्यू निकालनी है, तो 1 और 3 ऐड करेंगे जब, तो a और माइनस ए खत्म, तो ये हो जाएगा b और c जुड़ जाएगा, तो b प्लस 2c की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं और इसी के साथ 2 को लगा देते हैं। b माइनस 2c की वैल्यू है 3। अब दोनों को ऐड कर दोगे जब, तो 2c कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2b की वैल्यू हो गई 8, तो b की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू निकल गई। अब हम b की वैल्यू मान लो इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2c की वैल्यू 5, यानी 2c की वैल्यू 1, यानी c की वैल्यू आएगी 1/2। ये कैसे निकला, यहाँ पे 4 रखेंगे, दूसरी तरफ घटा के 1 हो जाएगा, फिर 2c की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू 1/2। अब हमें b मिल गया, c मिल गया। यहाँ पे c की वैल्यू आप 1/2 रखोगे तो a की वैल्यू आएगी माइनस में 1/2। अब a b c सारी वैल्यू निकल गई, तो अब जो हमारा गुणनखंड होगा उसमें था a बटे x माइनस 1, तो a की वैल्यू ऋण 1/2 है, तो ये हो जाएगा ऋण 1/2 और 1/x ऋण 1, इसका समाकलन, प्लस b की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4/x ऋण 1 का वर्ग dx, और प्लस c बटे x प्लस 1 था, तो c की वैल्यू है 1/2 और x प्लस 1 नीचे था dx। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उत्तर आएगा। तो 1/x का होता है log x, तो ये जाएगा माइनस में 1/2 log x माइनस 1, और 1/x स्क्वायर का होता है माइनस में 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और 1/x माइनस 1, और 1/2, और इसका हो जाएगा log x प्लस 1, और प्लस कोई कांस्टेंट
सी लगा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप इन दोनों में देखो 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इन दोनों में से 1/2 को कॉमन लेंगे तो एक कोष्ठक बना देते हैं, हो जाएगा log, ये वाला पार्ट पहले लिख देते हैं और ये वाला पार्ट बाद में लिख देते हैं, ये x-1 वाला, और इसको साइड कर देते हैं 4 1 यहाँ पे x-1 और प्लस में c। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो जब बीच में माइनस हो तो लवगणक में घटाया जाता है। तो ये लिखा हुआ है 1/2 log x+1 बटे x-1 और माइनस में 4/x-1 प्लस c। यही इस सवाल का जवाब होगा। तो एक बार हम आपको पूरा सवाल शुरू से दिखाते हैं। ये है सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड और ये इसका संपूर्ण सॉल्यूशन है। पूरा का पूरा किस तरीके से लगाया गया आप इसको देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, सवाल है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। ए की वैल्यू दिया, एक आव्यूह है 3 1 पंक्ति में और -1 2 ये भी पंक्ति में है। तो कहा दर्शाओ कि a² - 5a + 7 की वैल्यू 0 है और इसकी मदद से ज्ञात करो a इनवर्स की वैल्यू। तो सवाल हम लिख लेते हैं, सवाल नंबर 6 का चौथा खंड है। सवाल में a की वैल्यू है 3 1 और -1 2, ये है a की वैल्यू और निकालनी है a² - 5a + 7। तो हम अलग अलग पार्ट में सवाल को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे a²। a² का मतलब ऐसे ही हमें 2 बार आव्यूह बनाना है, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। आव्यूह का गुणा करने के लिए नियम यह है कि पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9 और 1 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो ऋण 1 आएगा। फिर इसी पंक्ति का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, ये हो गया। ऋण 1 का गुणा 3 के साथ ऋण 3, 2 का गुणा 1 के साथ ऋण 2, फिर ऋण 1 का गुणा 1 के साथ ऋण 1 और 2 का गुणा 2 के साथ 4, ये हो गया। अब बराबर में वैल्यू क्या आई, 8 5 ऋण 5, 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये हो गया a² का मान। अब निकालते हैं, हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना था उसमें 5a भी था, तो हम 5a निकालते हैं, यानी a में 5 से गुणा, तो 5 और a लिख लेते हैं 3 1 ऋण 1 2, तो 5 से गुणा कराएंगे तो सब में गुणा होगा, 5 3 15, 5 1 5 ऋण 5 और 10, ये हो गया 5 है। अब जो प्रूफ करना है उस पर देखते हैं। प्रूफ करना था a² - 5a + 7 की वैल्यू 0 लानी थी। तो a², 7 का मतलब 7i लिखा हुआ है, तो a² की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं जो कि है 8 5 ऋण 5 और 3 माइनस में 5a, तो 5a की वैल्यू है 15 5 ऋण 5 और 10 और प्लस 7 मतलब 7i, i का मतलब होता है 1 1 और बाकी सब 0, यानी विकर्ण 1 1 होंगे सब 0 हो जाएगा। तो 7 से गुणा करेंगे 7 0 0 और 7। अब इसका जवाब क्या होगा, देखो 8 + 15 + 7, तो यहाँ पे माइनस में है, 8 7 15 में से 15 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 में से 5 घटेगा 0, उसके साथ 0 जोड़ना है, वो भी 0 हो गया। ऋण 5 यहाँ है और ऋण धन, तो 5 और 5 खत्म, ये खत्म हो जाएंगे और प्लस के साथ 0 ऐड होगा, ये हो गया 0। और 3 और ऋण 10 यहाँ लिखा है, तो 3 और ये 7 जोड़ दो 10, उसके साथ ऋण 10 को मिला दो तो ये हो गया 0, यानी पूरा का पूरा 0, जो कि हमें प्रूफ करना था वो आ गया। लेकिन कहा है इसी की मदद से a इनवर्स भी निकालो, तब लिखेंगे a² - 5a + 7, इसकी वैल्यू है 0। हम दोनों सब में a इनवर्स का गुणा करा देते हैं, तो जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा a² × a इनवर्स -5
ए इंटू ए इनवर्स और प्लस 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 0। तो ए इंटू ए इनवर्स का मतलब आई होता है, यानी हम केवल यहाँ पे अभी ऋण 5 लिखते हैं और ये होगा 7a इनवर्स, और ए स्क्वायर को ए इनवर्स के साथ गुणा कराएंगे तो केवल बचेगा ए बराबर हो गया 0, या फिर 7a इनवर्स की वैल्यू हो गई दूसरी तरफ जाके ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -a। 5 का मतलब यहाँ पे 5 गुणे आई है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे आई का मतलब 5 0 0 और 5 ऋण ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू सवाल में दिया है पहले से 3 1 ऋण 1 2, 3 1 ऋण 1 2, तो इसको घटा लेते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा। 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा धन 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हो गया 7a इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू के लिए हो जाएगा 1/7, 2 ऋण 1 1 और 3। यही सवाल का जवाब होगा। यह है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। यहाँ शुरू से आप इसको देख सकते हैं, ये सवाल है और ये इस तरीके से पूरा सवाल सॉल्व किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 का 5वां खंड है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये सवाल है। सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। कहा है कि सिद्ध करो कि कोई आपने एक शंकु बनाई है और उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई फिक्स है, तो उसकी मैक्सिमम आयतन जब बनेगी तो उसका एंगल होगा tan इनवर्स √2, वो भी अर्ध शीर्ष कोण, पूरा नहीं, आधे की बात हो रही है। हम मान लेते हैं आधा कोण है इसका थीटा, ये इसकी तिरछी ऊंचाई l, इसकी त्रिज्या r और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। सवाल में है कि l फिक्स रहेगा, h तो बदलता रह सकता है, जैसे आप इसको सिकोड़ सकते हो और दूर भी कर सकते हो। तो जब ये l करीब होगा अलग एंगल आएगा, दूर जाएगा अलग एंगल आएगा, और हर बार अलग अलग आयतन बनेगा। तो इस दशा में कहा है कि मैक्सिमम आयतन की कंडीशन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम l और r और h इन सबको थीटा के साथ रिलेट करा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा का मान अगर निकालोगे तो r l के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और कास थीटा निकालोगे तो h और l से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें l फिक्स रखना है, l बदलेगा नहीं इस सवाल में। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अगर r/l आएगा, या फिर r की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी l साइन थीटा। ऐसे ही कास थीटा की वैल्यू होगी h/l, तो यहाँ पे h की वैल्यू बनेगी l कास थीटा। अब यहाँ पे r और h की वैल्यू हमें l और थीटा के पदों में मिल गई। अब चूंकि l फिक्स है इसलिए r को थीटा से संबंधित कर दिया और h को भी थीटा से संबंधित कर दिए। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। इसको लिखेंगे v से, और आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा बनेगा। v 1/3 पाई, r की वैल्यू है l साइन थीटा, इसका वर्ग हो गया, और h की वैल्यू है l कास थीटा। तो l का गुणा l के साथ l स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/3 पाई l स्क्वायर कोष्टक में हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर को लिख सकते हो साइन इंटू साइन, तो साइन इंटू कॉस के साथ 2 से गुणा भाग कर सकते हो, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो 1/2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर को आप कॉस के रूप में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न कॉस में, जैसे हम यहाँ पे मान लो साइन स्क्वायर को लिख दें 1 - कॉस स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा कास माइनस कास क्यूब थीटा, उस रूप में भी हो जाएगा। अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1/3 पाई एल स्क्वायर, इतना तो कांस्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे दो लोगों का गुणा है, हम साइन स्क्वायर को छोड़ देते हैं और कास थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, और कास थीटा को छोड़ देते हैं तो साइन स्क्वायर का पहले तो होगा 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का होगा कास थीटा, यानी ये वैल्यू बन गई 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया कास स्क्वायर, यानी इधर हो गया 2 साइन थीटा और कास स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गया। तो आयतन के न्यूनतम या अधिकतम होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। आयतन के न्यूनतम या अधिकतम के लिए dv बाई डी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0, यानी 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो ये पूरा कांस्टेंट है, दूसरी तरफ भाग कर देंगे और फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे साइन थीटा को। जब हम साइन थीटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब या तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी या साइन थीटा 0 होगा, तो इसका मतलब होगा कि थीटा 0 है, और या फिर ये वैल्यू 0 होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0। तो हम दोनों लोगों को दो तरफ कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर को नीचे लिख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर 2, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 आएगा, या टेन थीटा का मतलब होगा √2, और या फिर थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स √2। तो हमें यहाँ पे थीटा की दो वैल्यू मिल गई, एक 0 और एक टेन इनवर्स √2। अब इन दोनों पर हमें चेक करना है कि किस पे वैल्यू मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें dv बाई डी थीटा का भी डिफरेंशियल करना होगा, यानी हमें इसका दूसरा डिफरेंशिएशन करना होगा, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर, ये निकालना है। तो यहाँ पे ये चीज निकालने के लिए आपको इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 1/3 पाई एल स्क्वायर तो फिक्स है। अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे आएगा कास थीटा, ये तो इसका हो गया। और प्लस इसका फिर से करेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस वाला पार्ट 2, साइन थीटा को छोड़ देना है, कास स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो आएगा 2 कास थीटा, और कास थीटा का दोबारा माइनस में साइन थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे तो साइन थीटा का आएगा कास थीटा। ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका अवकलन। अब इसी अवकलन में आपको थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स √2 दोनों रख के देखने, जिसमें वैल्यू नेगेटिव हो गया वो मैक्सिमम होगा और जिसमें पॉजिटिव हो जाएगा वो मिनिमम होगा। तो आइए 0 रख के ट्राई करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ हम थीटा की जगह 0 रखते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा ये खत्म। यहाँ पे साइन 0 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0, ये पूरा पार्ट खत्म। और यहाँ पे जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा कास 0 का मान 1, कास 0 का मान 1, यानी आया +2, यानी ये पूरी वैल्यू थीटा बराबर 0 पर d2v बाई डी थीटा स्क्वायर
है पॉजिटिव। तो आप जब दूसरा वैल्यू रखोगे थीटा बराबर tan इनवर्स √2 या tan थीटा बराबर √2, तो इस पर आपको मिलेगा d²v/d थीटा स्क्वायर नेगेटिव। और जिस पे नेगेटिव हो वो मान मैक्सिमम के लिए होता है, जिस पे पॉजिटिव हो वो मान मिनिमम के लिए होता है। तो लिखेंगे इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 2 पर आयतन महत्तम है। और यही आपको प्रूफ करना था। ये शुरू से सवाल हम दिखाते हैं। ये है सवाल नंबर 6 का 5वां खंड और इस तरीके से इसको लगाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है सवाल नंबर 7वें का पहला खंड। रेखाओं x+1/7, y+1/-6, z+1/1 और x-3/1, y-5/-2, z-7/1 इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सदिश समीकरण में बदलेंगे, तभी निकालेंगे सवाल को। आगे सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है x+1/7 इक्वल है y+1/-6 और ये इक्वल है z+1/1 के। तो सबसे पहले इसको सदिश में बदलेंगे। सदिश में बदलने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट लैम्डा लेंगे और यहाँ जो भी आगे लिखा है इसके आगे i j k लगा देंगे। 7i - 6j + 1k ये हो गया। और प्लस में यहाँ जो लगा उसके आगे माइनस लगाते हुए जाएंगे i j k लिख के। इसके आगे -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा केवल -1i। इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस में 1j। इसके आगे -1 लगाएंगे अगर तो ये हो जाएगा माइनस में केवल k का। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसको हम a नाम देंगे, यानी हम यहाँ पे इसको a1 कहेंगे क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। तो -i कैप -j कैप -k कैप। और इसको दूसरे वाले को b1 वेक्टर नाम देंगे, 7i कैप -6j कैप + k कैप। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो है y-5y-2। ये x भी पहले है, x-3/1, y-5/-2 और z-7/1। तो यहाँ से जो हमारा r वेक्टर बनेगा हम यहाँ पे i j k लिखेंगे, कोई कांस्टेंट म्यू लगा के, i -2j और प्लस में k और प्लस यहाँ जो भी है उसका चिन्ह बदलते हुए जाएंगे। ऋण 3 है तो इसको -3 i कैप, धन में 5 j कैप और 7 k कैप। इस तरीके से हमारा a2 मिल गया, 3i कैप 5 j कैप और 7 k कैप। ये हो गया a2 और ये हो गया b2 वेक्टर, i कैप -2j कैप + k कैप। अब बीच की दूरी निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? पहले हमें चाहिए a2 - a1 या a1 - a2। तो हम a2 - a1 करेंगे तो 3 में से ऋण 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ये। अब 5 1 6 और 7 1 8 ये हो गया। नंबर 2 हमें चाहिए b1 क्रॉस b2 या b2 क्रॉस b1, दोनों में से कोई एक। हम यहाँ पे b2 क्रॉस b1 निकाल लेते हैं। तो b2 क्रॉस b1 निकालने के लिए i j k, b2 वाले पहले लिखो 1 - 2 1 और b1 के बाद में 7 ऋण 6 और 1। तो ये हो जाएगा i कैप, ऋण 2 का गुणा 1 में ऋण 2 और ऋण 6 का गुणा 1 में करेंगे तो धन 6 हो जाएगा, -j कैप, 1 का गुणा 1 में 1, 7 का गुणा 1 में ऋण 7 प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं k कैप और 1 का गुणा 6 में ऋण 6 और 7 का गुणा ऋण 2 में धन 14 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 4 i कैप, 7 में से घटाएंगे ऋण 6 तो ये हो जाएगा धन में 6 j कैप, 14 में से 6 घटाएंगे 8 तो ये आएगा 8 k कैप। ये हो गया a2 - a1
की वैल्यू और ये हो गया b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर की वैल्यू। दोनों वेक्टर हमें मिल गए। अब नंबर 3, हम चाहे तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 डॉट b2 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर। इसका परिमाण आपको लेना, अगर माइनस आया तो हमें इसका प्लस ही लेना है। तो दोनों वेक्टरों का गुणा कराना, एक a2 माइनस a1 का गुणा कराना है b2 इंटू b1 से। तो 4 चौक को 16, 6 का गुणा 6 में 36 और 8 का गुणा 8 में 64। जोड़ दो, 4 6 10 6 16, 6 3 9 1 10 1 11, 116 ये हो गया। नंबर 4, हमें b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, इसका हमें परिमाण भी चाहिए, यानी ये है 4 6 8 का वर्ग चाहिए। 4 का वर्ग 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, यानी इसका टोटल वैल्यू करड़ी में हो जाएगा 116। यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 29, यानी 2 करड़ी में ये 29 लिखा हुआ है। तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं। न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b2 क्रॉस b1 या b1 क्रॉस b2 बटे में मॉड ऑफ b2 क्रॉस b1, इन सब का मॉड वैल्यू। तो इस पूरे का मॉड वैल्यू है 116 और इसकी मॉड वैल्यू है 2 करड़ी में 29। चाहे तो करड़ी 29 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 116 करड़ी में 29 और नीचे आएगा 2 गुणे 29। तो 2 से इसको काट देंगे तो आएगा 58 और 29 से 58 को काटेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 करड़ी में 29 मात्रक। यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चाहे इसको लिख दो या फिर इसको लिखो। यह है सवाल नंबर 7 का पहला खंड। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और ये सवाल है सवाल नंबर 7वें का दूसरा खंड और उसमें 2 सवाल है। सवाल दिया है रेखा युग्म x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 z प्लस 3/4 और एक दूसरा x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 z माइनस 5/2। इसके बीच का हमें निकालना है कोण। तो सबसे पहले हम सवाल का क्रमांक डाल देते हैं। सवाल नंबर 7 का दूसरा खंड और दूसरे का पहला। इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 और z प्लस 3/4। तो इसको हम वेक्टर में बदल लेते हैं, या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसको निकालने के लिए ये जो नीचे वाले लोग हैं केवल इन्हीं की जरूरत आपको पड़ेगी। तो जो दूसरा इक्वेशन है x प्लस 1/1 इक्वल y माइनस 4/1 और है z माइनस 5/2। जब आपको बीच की दूरी, ये बीच का कोण निकालना हो तो केवल ये जो नीचे नंबर है उन्हीं की जरूरत पड़ती है, या फिर आप इसको सदिश में बदल देना और बीच का कोण निकालने के लिए आप cos थीटा बराबर, या फिर लिख सकते हो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर b1 b2 cos थीटा। केवल b वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी नीचे वाले पार्ट की ही जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाले पार्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का गुणा, 3 एकन्ने में 3, 5 एकन्ने में 5 और 5 4 दूनी 8 और करड़ी में पहले वाले का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, और एक दूसरी करड़ी में इन दोनों का, इन सब का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। और ये जो निकल रहा है ये cos थीटा निकल रहा है। 5 3 8 8 16
और पहली करड़ी में 4 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 3 का 9, 9, 25 और 16। और दूसरे में 1, 1 और 4, तो बराबर में हो गए 16 और 16, 9, 25, 25, 50। और दूसरे में 4, 1, 5, 1, 6। तो cos थीटा बराबर हो गया 16। 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 गुणे करड़ी में 2 और करड़ी में 6। तो ये हो जाएगा 16/5 और 6 दूनी 12, इसको 4 3 12 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 करड़ी में 3। तो cos थीटा का मान हो जाएगा 16/10 करड़ी में 3। या फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 16, 2 × 5 = 10, यानी 8/5 करड़ी में 3। तो थीटा की वैल्यू बनेगी cos इनवर्स 8/5 करड़ी में 3। ये हो जाएगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। सवाल दिया है 7वीं के दूसरे का दूसरा खंड। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 5, ऋण 1 और 0, 4, ऋण 2, 2, 3, 4 हैं, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल नंबर 7 के दूसरे का दूसरा खंड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। नाम लिख देते हैं ABC। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इन्होंने दिया है, तो DEF मान लेते हैं। एक मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया 1, 5, ऋण 1 और एक का निर्देशांक है 0, 4, ऋण 2 और एक का निर्देशांक दिया है 2, 3 और 4। हम शीर्षों के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, z1, इसका x2, y2, z2 और इसका x3, y3, z3। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको मालूम है, x1 + x2/2 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y1 + y2/2 करेंगे तो y की वैल्यू, इसी हिसाब से सारी वैल्यू आती है। तो यहाँ से जब हम AB के बीच सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें x1 + x2/2 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 2 से गुणा करा के ये 2 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही y1 + y2 की वैल्यू 5 मिलेगी बाई 2 करने पर, तो ये हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। z1 + z2 करने पर मिलेगा ऋण 1 यानी ऋण 2, ये समीकरण नंबर 3। एक पार्ट यहाँ खत्म। अब इन दोनों के बीच सवाल लगाते हैं। x2 + x3, तो x2 + x3 करने पर हमें मिलेगा बाई 2 करने पर 2, यानी ये 4, ये हो गया समीकरण नंबर 4। y2 + y3 करने पर 3 है, बटे में करने पर 2, तो ये आएगा 6, ये हो गया समीकरण नंबर 5। ऐसे ही z2 + z3/2 की वैल्यू होगी 4, तो ये होगा 8, ये है समीकरण नंबर 6। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच सवाल लगाते हैं। x1 + x3 की वैल्यू 0/2 करके 0 आएगा, तो ये हो गया 0, समीकरण नंबर 7। y1 + y3 की वैल्यू, y1 + y3/2 की वैल्यू 4, यानी ये हो जाएगा 8, समीकरण नंबर 8। और z1 + z3, इसकी वैल्यू है ऋण 2, तो ये हो जाएगा ऋण 4, यह है समीकरण नंबर 9। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्रमवार घटा दो, या इन दोनों को क्रमवार घटा दो, या इन दोनों को, किसी को भी आपस में घटा दो। तो हम ये वाला सिस्टम उठाते हैं। हम 1 - 4 करेंगे। तो जब 1 - 4 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, x1 - x3, और 2 में से 4 घटाएंगे, ऋण 2 आएगा। इसको अलग समीकरण 9 पर रुका था, इसको हम समीकरण नंबर 10 कह देते हैं। अब y2 y3 वाला घटाएंगे तो 2 पार्ट कट के y1 - y3 बचेगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा।
ऐसे ही Z1 माइनस Z3 ऋण 2 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 10। समीकरण नंबर 12। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, जिसको नहीं शामिल किए हैं, तो हम 10 को 8 के साथ 7 के साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये 1 माइनस ये है 4 और जो ये लिखा हुआ है ये है 2 माइनस 5, जो ये लिखा है ये 3 माइनस 6 है। उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे 9 को 7 के साथ, ये सारे 10 को 7 के साथ ऐड करो तो 3 3 कट जाएगा और हो जाएगा x1 मतलब 2x1 का मान -2 + 0 यानी -2, तो x1 की वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही y3 कैंसिल, 2y1 की वैल्यू 8 4 12 यानी y1 की वैल्यू आएगी 6 और यहाँ पे Z3 कट जाएगा तो 2z1 यानी Z1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 10 4 14 यानी आएगा ऋण 7। अब हम x1 y1 z1 रखते हैं। x1 का मान ऋण 1 तो x3 का मान 1, y1 का मान 6 तो y3 का मान 2, z1 का मान ऋण 7 तो z3 का मान 3। ये x1 y1 z1 x3 y3 z3 आ गया। यहीं पे चाहे x1 y1 z1 का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख के मतलब नहीं होगा, इसमें भी रख के मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला के हल हुआ है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम 3 3 3 वैल्यू रखेंगे तो 2 आएगा, या फिर यहाँ पे हमें 1 1 1 की वैल्यू रखनी है तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इसमें देखो, जब हम यहाँ पे रखेंगे x3 की वैल्यू 1 तो x2 की वैल्यू आएगी 4 - 1 यानी 3, और y2 की वैल्यू के लिए y3 का मान 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और Z3 की वैल्यू निकालना है, ये सारी Z2 का मान, तो Z3 का मान 3 रखेंगे तो Z2 का मान आएगा 5 यानी ये हो गया 3 4 5। तो इस तरह से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बनेंगे। एक निर्देशांक बनेगा ऋण 1, 6, ऋण 7, एक निर्देशांक ये हो जाएगा, और उसके बाद एक निर्देशांक हो जाएगा 1 2 3, और एक निर्देशांक हो जाएगा 3, 4, 5। एक ये निर्देशांक, एक ये। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको शब्दों में लिखना होगा कि समीकरण नंबर 1 से 4 घटाए हैं, समीकरण नंबर 2 से उसके बाद 5 घटाएं, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे हमने जो भी शब्द मिस किया आपको उन्हें लिखना है, तो यही हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। अब आगे का जो प्रश्न है हम उसको आगे के पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।